तलब बस तेरी है मुझे। वो इस वक्त एक अंधेरे कमरे में मौजूद बेड के कोने में बैठी अपने माजी को याद करके रोने में मसरूफ़ थी कि अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर डर गई, क्योंकि उसे मालूम था कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो ब्लैक पैंट और शर्ट पहने हुए और हल्की सी शेविंग में था, मगर माथे पर पट्टी बंधी हुई थी जैसे कोई चोट लगी हो। उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर ये मालूम होता था कि उसकी बॉडी अच्छी खासी है। वो लंबा चौड़ा कद रखता हुस्न का देवता लग रहा था, मगर सामने मौजूद लड़की फुल सफ़ेद लिबास में मबलूस थी, जिसे ये साबित होता था कि वो किसी कॉलेज का यूनिफॉर्म हो। मगर उसके कपड़े फटे हुए थे और होठों के किनारे पर खून भी जमा हुआ था। वो अपनी आंखों में उसके बेरहम शख्स को देखकर कोई डरी सहमी मासूम सी लड़की लग रही थी, जो अभी इस शख्स के जुल्म को सहने वाली थी, क्योंकि वो जब भी उस कमरे में आता था तो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू कर देता था, जिसे देखकर ये साबित होता था कि वो एक पागल जुनूनी सा शख्स हो। उससे बेड के कोने में रोते देखकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लाए उसकी तरफ कदम बढ़ा था। निकाह तो सिर्फ तुम्हारा मुझसे ही होगा, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो, और अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज ना आई तो मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जो तुम शायद सह ना पाओ। तुम क्यों नहीं समझती अनीशा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी कुल कायनात हो। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। ये कैसा मेरा इश्क है मुझे खुद भी नहीं मालूम। बस तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी सांस है, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक हो, सिर्फ शाहज़ैन का। शाहज़ैन जो कुछ वक्त पहले चेहरे पर सख्त तासरात लाए, आंखों में खून उतारे, न जाने कितना गुस्सीला बना हुआ था कि एकदम चेहरे पर नरमी लाए और आगे बढ़ा। और उस नरमी की वजह ये थी कि वो चाह कर भी अनीशा पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उससे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी। इसलिए अपने चेहरे पर निहायत मोहब्बत और सुकून लाए उसके अनीशा की तरफ कदम बढ़ाए, जो बेड के कोने में बैठी उससे दूर हो रही थी, जिससे ये साफ साबित होता था कि वो उस वक्त उससे बहुत डरी हुई थी। तुम पागल हो, अनीशा ने अपने कपकपाते होठों से बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए थे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। शाहज़ैन से शायद उसको शाहज़ैन बिल्कुल एक पागल जुनूनी शख्स लगता था, जो अनीशा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम जानती तो हो कि मुझे जीने के लिए अपनी सांसों की नहीं, तुम्हारी सांसों की ज़रूरत है। अनीशा जो बेड के कोने में बैठी थी, शाहज़ैन उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसके पास आकर बैठ गया। अनीशा शाहज़ैन को अपने इतने पास आते देखकर डर गई थी। शाहज़ैन जो अनीशा से चंद कदम फासले पर बैठा था, उसने उस फासले को भी ख़त्म करना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत लोगों को मारा है, तुम एक पागल इंसान हो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। शाहज़ैन जो अनीशा के पास बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उसे इस वक्त अगर कुछ समझ आ रहा था तो सिर्फ यहाँ से भागना, क्योंकि शाहज़ैन ने उसे पिछले 2 दिनों से यहाँ एक कमरे में बंद कर रखा था, जिसमें सिर्फ एक बेड और बाथरूम था। यहाँ पर सिर्फ एक रोशनी का जरिया था, जो एक छोटा सा रोशनदान था। अनीशा ने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। हाँ, मैं बहुत जालिम हूँ, और अगर तुम्हें मेरा जालिम बना ज़्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शाहज़ैन ने अपने और अनीशा के दरमियान फासले को एकदम तय कर उसकी चोटियों को अपने हाथ में दबोच कर उसे अपने चेहरे पर झुका लिया, जिसकी वजह से शाहज़ैन की गर्म झुलसती सांसें अनीशा को अपने चेहरे पर महसूस होती। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सहरा में मौजूद गर्म हवाओं का झोंका अपने चेहरे पर गिरा महसूस कर रही हो। चंद लम्हों के लिए वो साकत कर गया। बहुत शौक है ना यहाँ से बाहर जाने का, मेरी कैद से आज़ाद होने का? तो ठीक है, मेरी भी एक बात याद रखो, तुम इस घर से भी नहीं बाहर जा सकती जब तक मैं न चाहूँ। और रही बात मेरी कैद से आज़ादी की, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी रहने का तस्वुर नहीं कर सकता। मगर जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी, तब मैं तुम्हें इस कमरे की कैद से आज़ाद कर दूंगा। मगर फ़िलहाल तो मुझे मेरी सांसें संवारने दो, क्योंकि मैं इस वक्त तलबगार हूँ तुम्हारी सांसों का। शाहज़ैन ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए और अपनी सांसों को संवारने लगा, जो शायद इस तरह से तरतीब दी जा सकती थी
क्योंकि वो जब भी अनीशा को अपने सामने मौजूद पाता उसकी सांसों की तलब महसूस करता जो उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन होता था। वो इस वक्त पूरे कमरे में तेज तेज बेतरतीब होती सांसों की आवाज गूंज रही थी। अनीशा का दिल इस कदर तेज रफ्तार से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो शाहज़ैन की कुर्बत से बहुत डरती थी। जब भी शाहज़ैन उसकी कुर्बत को पा लेता था तो एक जुनूनी वहशी सा बन जाता था और यही वहशत अनीशा को उसे दूर रहने और नफरत करने पर मजबूर कर देती थी। मगर अब उसको कौन समझाए कि कुर्बत में जिस्मों की बुनियाद सांसों पर है। शाहज़ैन ने खुद को इस कदर सैराब किया कि उसकी सांसें तो बेतरतीब संवर गई थी, मगर अब वो अनीशा की सांसें बेतरतीब कर गया था, जो अनीशा अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे संवार रही थी। मेरे बस में नहीं रहा अब एक पल भी तुमसे जुदा रहना, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे जिस्म पर अपनी छाप छोड़ देना चाहता हूँ, जिसे तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। बस मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। कल हमारा निकाह है और अगर तुमने अपने साथ कुछ भी बुरा करना चाहा तो ये बात याद रखना, मेरी शिद्दतें इजाफा भी कर सकती हैं जो शायद तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना नाकाबिले कबूल हो, क्योंकि शाहज़ैन की कुर्बत तुम कभी नहीं सह सकती। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुर्बत में सुकून महसूस करो, जो सिर्फ एक निकाह की सूरत में मुमकिन है। इसलिए मैं तुम्हारी सांसों पर अपनी सांसों की मुहर लगाना चाहता हूँ, ऐसी मुहर जिसकी तुम्हें भी सारी उम्र तलब रहे और मजबूर कर दे मेरे करीब आने पर। उसने अपनी बात मुकम्मल की और आहिस्ता से उसके बालों को अपने हाथों की कैद से आज़ाद किया और उठकर वहाँ से बाहर चला गया। मगर जाने से पहले एक नज़र उस दुश्मन जान पर डालना ना भूला, जो इस वक्त बस अपनी बेतरतीब सांसें संवारने में मसरूफ़ था, क्योंकि उसके लिए शाहज़ैन की कुर्बत नाकाबिले फरामोश थी और जब भी वो उसके करीब आता तो उसकी यही हालत हो जाती थी। माजी सुबह के 7 बज रहे थे जब वो अपने कमरे में मौजूद शीशे के सामने खड़ी होकर बालों की चोटियां करने में मसरूफ़ थी। कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो बिल्कुल एक परी लग रही थी, जिसका चेहरा इस वक्त एक रोशन चेहरा के मानिंद था। खुद को देखकर वो कुछ पल इस कदर खूबसूरत होने पर रश करने लगी, जब अचानक अपने कानों में ऊंची आवाज़ सुनकर फौरन शीशे से हटकर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल आई और अपना रुख सीधा किचन की तरफ किया, जहाँ बुशरा भी उसके लिए खाना बनाने में मसरूफ़ थी और उसे खाने पर बुला रही थी। मम्मा जल्दी बनाए खाना, लगता है अब मुझे एक नई मम्मी की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो मुझे नए नए खाने बना कर दे वक्त पर और मुझसे ज़्यादा प्यार भी करे। अनीशा ने कुर्सी खींची और बैठकर खाने का इंतज़ार करने लगी, जो बुशरा भी ने फ़ौरन से लाकर उसके सामने रख दिया। अच्छा, तो अब तुम्हें एक नई अम्मी चाहिए? वैसे तुम्हारी बात भी बुरी नहीं है, मुझे भी एक अच्छी सी फर्माबरदार और मेरी इज्जत करने वाली और हाँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली एक बेटी चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, मगर उन दोनों की आदतें बहुत ख़राब है। अब खुद देखो कि असरा भी अभी तक सो रही है, उसको भी आती उठाती न जाने कब तक सोती रहेगी। बुशरा भी ने कुर्सी खींची और बैठकर उसकी तरफ देखकर कहा, जो अनीशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद न आई। मामा मुझे कोई नई मामा नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रही थी और आप आपी के बारे में कुछ बुरा मत बोला करें, क्योंकि मैं अपनी आपी से बहुत प्यार करती हूँ। वो बेचारी रात को जाग कर अपना ऑफिस का काम करती रहती हैं। पता नहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑफिस के काम के अलावा भी कुछ किया होगा कि नहीं, क्योंकि जब देखो ऑफिस के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। मामा मैं आपको एक बात बता दूं, अब उनकी शादी जल्दी कर दे, वरना आप ही ये कह के शादी से भी इनकार कर देगी कि मुझे तो शौहर भी ऑफिस में रहने वाला चाहिए। अनीशा ने अपना खाना खाने में मसरूफ़ हाथों को रोक दिया और उनकी तरफ देखकर अपनी बत्तीसी खोल कर बात की, जिस पर बुशरा बी ने उसे चुप करवाना चाहा। बस कर दो, तुम तो हो ही काम चोर। मेरी फर्माबरदार बेटी सिर्फ असरा है, जिसको मेरी तबीयत, मेरी दवाओं की और हर वक्त बस मेरी टेंशन लगी रहती है। अनीशा ने मासूम सा चेहरा बनाकर बात को टालना चाहा। नहीं मॉम, अब ऐसा भी नहीं है, मैं हर रात आपको दबाती हूँ और आपके खाने बनाने में हेल्प भी करती हूँ। अनीशा ने बुशरा बी को उठकर अपने गले लगा लिया। वाह क्या बात है, आज तो सुबह ही सुबह अनीशा को दुआएं मिल रही और एक हमें तो पूछना भी गवारा नहीं करता। बेटी एक गिलास पानी ही पी लो। असरा ने किचन में कदम रखते अनीशा और बुशरा को गले मिलते देखकर उन्हें चिढ़ाने के लिए खुद की कुर्सी खींच कर बैठ गई, जबकि अनीशा बुशरा बी के गले मिलकर जाने के इरादे से अपना कॉलेज बैग उठा चुकी थी। ओके मामा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। फिर आपको पता भी है कि सर बहुत सख्त मिजाज है, जो बच्चा लेट आए उसे बहुत सख्त सज़ा मिलती है। क्या आप चाहते हैं कि मुझे सज़ा मिले? नहीं, मैं क्यों चाहूँगी कि मेरी प्यारी सी बच्ची को कोई भी कुछ कहे। अच्छा ठीक है, मैं जाने लगी हूँ, अपना ख्याल रखना मामा।
अनीशा ने बुशरा बी का माथा चूमने के बाद असरा के हाथों में मौजूद ब्रेड को छीनकर अपने मुंह में डाला और उसे अपने दांत दिखाकर वहां से बाहर चली गई, जबकि बुशरा बी ने उसे पीछे से दुआएं देकर रुखसत किया। और दूसरी तरफ असरा ने अपने गुस्से को जब्त कर अपनी प्लेट में एक और ब्रेड रखी। अनीशा, उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ उस बड़े से घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि कामरान साहब तो जब अनीशा 16 साल की थी तभी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कामरान साहब के बगैर रहना, मगर वो कहते हैं ना, अल्लाह सबके साथ होता है और वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनके घर के कुछ फासले पर अफशा बी का घर था, जिसकी वजह से बुशरा बी और अफशा बी की काफ़ी बन गई। अफशा बी का एक बेटा हारिस भी है, जिसे उन्होंने स्टडी के लिए अमेरिका भेज दिया था, मगर इतने सालों की मेहनत के बाद अब वो एक अच्छी पोस्ट पर पाकिस्तान में नौकरी करता है। अफशा बी के बार बार उसे पाकिस्तान बुलाने पर आज उसकी वापसी की फ़्लाइट थी, क्योंकि अफशा बी अब उसकी शादी करना चाहती हैं, और वो भी अनीशा से। उनके बस में ही नहीं है कि आज ही अनीशा को अपने घर की बेटी बना ले, मगर वो सिर्फ हारिस का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि उसे अपने साथ ले जाकर रिश्ता मांगना चाहती हैं। इस वक्त वो अपनी कंपनी के टेरेस पर मौजूद था, जहाँ से पूरा शहर साफ नज़र आता था। हवाओं के झोंके इस कदर तेज थे जैसे सांस बंद करने पर मजबूर हो। वो अपने 2 हाथों की उंगलियों के दरमियान सिगरेट रखकर सुलगाकर कश भरने में मसरूफ था। इस वक्त वो अपनी कंपनी के सामने कॉलेज की तरफ नजर करके खड़ा था, जहाँ कुछ लड़कियां टेरेस पर मौजूद बातों करने में मसरूफ थीं। जब अचानक कुछ याद आने पर फौरन उसने वहां से जाना चाहा, मगर उसके दोस्तों ने उसे जाने से रोकना चाहा, जिस पर उसने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। यार क्या हुआ है, एकदम ही जा रही हो, कुछ बताओगे भी मुझे? फ्री ने उसे पीछे से रोका। वो आज हारिस जी आ रहे हैं पाकिस्तान, तो इस वजह से मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे घर पर हारिस जी के लिए उनकी पसंद के खाने बनाने हैं। उन सब में मामा की हेल्प भी करनी तो है। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मगर यार अभी तो दिन के 2 बज रहे हैं, कौन सा तुम्हारे हारिस जी अभी आना है, रात को आना है ना उसने। फ्री ने आगे बढ़कर उसकी तरफ अपना रुख किया। यार तुम नहीं समझोगी, हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी दूरी हमें फना कर देती है, और आज ही मैं उन फना होने वाले दिनों की कैद से आज़ाद होंगी, जब मेरे सामने हारिस जी होंगे और मैं उनको देखती रह जाऊंगी। अनीशा ने अपनी आंखें बंद करके खुद रिलैक्स करते हुए बात की, जिस पर यह साबित हो रहा था कि हारिस जी को जान से चाहती है। वो इस वक्त हवाओं के झोंके में खुद को गोल गोल घुमाने लगी, इस बात से अनजान कि दूसरे टेरेस पर मौजूद एक शख्स उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा है और बस उसे ही देखे जा रहा है। शाह ने बगैर पलके झपकाए अनीशा को अपनी नजरों की तपिश में ले लिया और बस उसे ही देखने में मसरूफ हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर एक पल के लिए भी उससे वो अपनी आंखें बंद कर ली तो दिल बंद हो जाएगा, इसलिए अपनी आंखें अनीशा पर गाड़े उसे ही तकने लगा। चंद लम्हे यूं ही गुजरे जब अनीशा अपने ऊपर किसी की नज़र के हिसार को पाकर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, देखने लगी, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। अच्छा अब मुझे जाना चाहिए, अनीशा ने फ्री से कहा। ओके बाय, मगर रात को याद से कॉल करना, ऐसा ना हो कि अपने हारिस जी के आने पर हम गरीब दोस्तों को भूल जाओ। फ्री ने मासूम सा चेहरा बनाया, जिसे देखकर अनीशा हंसी न रोक सकी। अच्छा ठीक है, अनीशा ने अपनी बात मुकम्मल की और वहां से चली गई। दूसरी तरफ शाह, जो अपनी उंगलियों में सिगरेट को दबाए हुए था, अचानक अपने हाथों में सिगरेट की जलन को महसूस करता है, क्योंकि शाह के हाथ में जो मौजूद सिगरेट इस कदर जल चुका था कि वो उसकी उंगलियों को जलाने का बास्त बन गया। शाह ने सिसकी भरकर उस सिगरेट को जमीन पर गिरा दिया, मगर ये क्या, वो इस दिलकश वजूद से नजर हटा चुका था, दोबारा से देखने पर वहां पर मौजूद न थी। फौरन से अपना रुख टेरेस से नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ किया और तेज तेज रफ्तार से उन्हें अबूर करने लगा। नीचे आकर उसने दरवाजा खोलकर अपना रुख बाहर सड़क की तरफ किया और किसी पागल की तरह इर्द-गिर्द नजरें दौड़ाए बस उस दुश्मनी जान को तलाश करने लगा, मगर वो यहाँ से जा चुकी थी। अपने दिल को बेतरतीब धड़कते महसूस कर वो उसे तलाश करने लगा, ये जान कर भी कि वो यहाँ से जा चुकी है, मगर दिल दिमाग की ये बात मानने से इनकार कर गया और फिर सड़क पर दौड़ लगाकर उसे तलाश करने लगा, जब अचानक नजर उस सामने कॉलेज पर जा रुकी। सर आप ठीक तो हैं? दानियाल साहब शाह के खास मुलाजिम थे। उसने शाह को एकदम यूं नीचे आते देखकर एक दौड़ उसके पीछे लगा दी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे वो हर हाल में चाहिए, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ शाह की मलकियत है। वो लड़की दानियाल साहब ने शाह को इस तरह से बात करते देख सवालिया नजरों से देखा। जी सर, वो कौन सी लड़की?
شاہ نے اس کالج سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کالج میں پڑھتی ہر لڑکی کی فوٹو اور ایڈریس چاہیے۔ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، دانیال صاحب نے شاہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جبکہ شاہ نے اپنی نظریں پھر سے اس کالج پر ڈالی اور چند لمحوں بعد چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ لائے وہاں سے چلا گیا، جبکہ دانیال صاحب اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ حال رات کے 11:30 بج رہے تھے جب شاہزین انیشا کے کمرے میں بغیر آواز کیے داخل ہوا، کیونکہ وہ اسے نیند سے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انیشا کو بیڈ پر لیٹے گہری نیند میں سوتے دیکھ کر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا اور پاس آنے پر وہ بیڈ کے قریب نیچے بیٹھ کر بس انیشا کو دیکھنے میں مدہوش ہو گیا۔ اس کے ہر ایک نقش کو اپنی آنکھوں کی تپش میں لے لیا اور آنکھیں تو جیسے بس انیشا کو ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نظریں کا مرکز ہٹاتے ہوئے اس کی نظر انیشا کے ہونٹوں پر جا رکی جو شاید سوکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر شاہزین اپنے دل کی سونے نہ رہ سکا اور اپنا جھکاؤ اس کے چہرے پر کیے وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس کے نازک سے ہونٹوں پر اپنے گرم جھلستے ہوئے لب رکھ گیا اور انہیں چومنے لگا۔ انیشا نے اپنے ہونٹوں پر کسی کے لمس کو پا کر اپنی آنکھیں کھول لی اور سامنے شاہزین کو خود پر جھکے دیکھ اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر دور کر دیا۔ او سوری جان، وہ کیا ہے نا، میں تمہارے سوکھے ہونٹ دیکھ کے بغیر نہیں رہ سکا، بس اس لیے ان پر اپنی چھاپ لگا دی، مگر یار بہت مزہ آ رہا تھا۔ تم سوئی رہتی، کیوں جاگ گئی ہو؟ مگر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے اپنا کام مکمل کر لیتا ہوں۔ شاہزین نے دوبارہ اپنا رخ اس کی طرف کیا، جس پر انیشا اسے اپنے پاس آتے دیکھ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دور رہو مجھ سے، تم ایک پاگل انسان ہو۔ انیشا نے بامشکل اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے ایک الفاظ ادا کیے تھے، جنہیں سن کر شاہزین نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ مجھے آج کے بعد پاگل مت کہنا، کیونکہ اگر میں واقعی میں پاگل بن گیا تو اس پاگل کی شدتیں سہ نہیں پاؤ گی، اور ایک بات یاد رکھنا، پاگل کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ انیشا شاہزین کا دوبارہ سے لمس پا کر اپنی سانسوں کو کچھ پل کے لیے روک گئی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر پیچھے ہی کرنے والی تھی کہ شاہزین نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگا دیا اور اس کے چہرے پر اپنا جھکاؤ کیا، جس کی وجہ سے اس کی گرم جھلستی سانسیں انیشا کو اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئیں۔ شاہزین اپنے ہونٹوں کو اس کی آنکھوں پر رکھ کر چومنے لگا، جسے محسوس کر انیشا اپنے جسم میں کرنٹ محسوس کیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کا رخ اس کے ناک کی طرف کیا اور وہاں چسکی کاٹی، جس کی وجہ سے انیشا نے کرب کھا کر آہ بھری۔ اس کی اس حرکت پر شاہزین کا دل اور منمانی کرنے پر اتر آیا۔ شاہزین نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، میرے لمس کو محسوس کر۔ اس نے آہ بھری اور لگا اجازت مل گئی ہو۔ انیشا اس کی بات سن کر کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی شاہزین اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ تک یوں ہی سانسوں کا رد و بدل ہوتا رہا۔ شاہزین کے لمس میں وقت گزرنے پر اضافہ ہو رہا تھا اور اپنے عمل کو اور تیز کر گیا، جو انیشا کو سانس بند کرنے پر آمدہ ہو۔ شاہزین کو شدتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں، جسے شاہزین محسوس کر تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور فوراً اس کے ہونٹوں پر آرام سے آزاد کر دیا۔ اس کے وجود سے دور ہو کر وہ کھڑا ہو گیا۔ سوری جان شاہزین، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے اس طرح سے مجھے پاگل کہنے پر میں بھٹک گیا تھا، مگر میں اب تم سے پرومس کرتا ہوں، اب تمہارے پاس اس وقت آؤں گا جب تم میری بیوی بن جاؤ گی، اس سے پہلے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پرومس ہے میری جان سے۔ شاہزین اپنی بات کو مکمل کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ انیشا اپنے ہاتھوں کی مدد سے بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی اور رونے میں مصروف ہو گئی۔ ماضی حارث کو گھر آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے۔ افشا بھی جو آج اتنی خوش تھی کہ حارث کے سر سے صدقے وار وار کر تھک نہ رہی تھی، بشرا بھی نے ان دونوں کو آج رات کے کھانے پر اپنے گھر بلایا تھا، جس پر وہ انکار نہ کر سکی، کیونکہ افشا بھی آج انیشا کو اپنی گھر کی بیٹی بنانے کے ارادے سے ان کے گھر جانا چاہتی تھی، جس کا انہوں نے حارث کو بھی بتا دیا تھا۔ حارث تو جیسے ہی چاہتا تھا کہ انیشا ہمیشہ کے لیے میری پناہ میں آ جائے، اس لیے اس کے کہنے سے انکار نہ کر سکا، اور وہ اس وقت بشرا کے گھر جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ جو سامان کہا تھا وہ رکھوا دیا ہے تم نے بیٹا؟ افشا بی نے گاڑی کے پاس آ کر حارث سے کہا، جو ان کے پیچھے سے آ رہا تھا۔ جی موم، رکھوا دیا ہے، بس اب چلنے کی تیاری کریں، کیونکہ میں اور ویٹ نہیں کر سکتا۔ انیشا کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال بعد آج اس سے ملوں گا۔ اچھا، تو تم صرف انیشا کو دیکھنے کے لیے پاکستان واپس آئے ہو، نہ کہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے؟ افشا بی نے اس کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، جس پر حارث نے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ موم، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں،
اس لیے ہی تو واپس آیا ہوں آپ کے پاس، اور اب میں نے فیصلہ لیا ہے کہ میں دوبارہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ویسے موم، انیشا کا گھر تو چند فاصلے پر ہے، پھر ہم گاڑی سے کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا بس بس، پتہ ہے کہ کسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، پاکستان کو یا پھر انیشا کو۔ مجھے بیوقوف مت سمجھنا، تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ افشا بی کی بات سن کر حارث نے ایک زوردار قہقہا لگایا، جس پر افشا بی بھی ہنسی کو دبا نہ سکی، مگر حارث کے قہقہوں کو اگنور کرتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حارث جو اپنی نظریں اس گھر پر گاڑے ہوئے